So guys, over the last 2 years, IT sector has been under a lot of stress. जब से हम AI की बात कर रहे हैं ना, जब से AI that is going to take over the world and ultimately make the Indian operations quite redundant. तब से ना IT कंपनीज इंडिया की, चाहे वो आप TCS की बात करो, चाहे आप इन्फोसिस की बात करो, HCL की बात करो, उनके जो रेवेन्यूज है ना, दे आर ऑल अंडर स्ट्रेस. लेकिन ना लास्ट 2 वीक्स के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक चीजें हुई जिसकी वजह से इनकी वैल्यूएशंस जो है ना वो 10-15% से इनकी वैल्यूएशन गिर गई है. ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया हैज लॉस्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. इनकी काफी ज्यादा लॉसेस इनको हो गए हैं. लेकिन ना अभी स्पेसिफिकली ऐसा क्या हो रहा है? इंडियन आईटी कंपनीज जो है, आर दे रियली ओवर? क्या द स्टोरी ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर इज रियली ओवर? और होगा क्या आगे फ्रॉम हियर ऑन? तो बेसिकली आज ना हम ये डिस्कस करने वाले हैं. अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, लास्ट 2 वीक्स के अंदर एक एंथ्रोपिक करके कंपनी है, उसने ना कुछ एआई डिजिटल वर्कर्स का एक प्लेटफॉर्म उसने लॉन्च किया. अब उसके अंदर क्या है ना, जितनी भी ग्लोबल आईटी कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, बेसिकली एंथ्रोपिक जो है ना वो इनको डिजिटल वर्कर्स प्रोवाइड कर सकती है. देखो सिंपल सी बात समझो, इंडियन आईटी कंपनीज काम क्या करती है ना, पहले एक बार वो समझ लेते हैं तो यू विल बी एट अ बेटर स्टैंड पॉइंट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज इन्फोसिस हूं. अब इन्फोसिस क्या कर रहा है, यूएस की जो टॉप कंपनीज हैं, अगर मैं ग्लोबल आईटी कंपनीज भी हो सकती हैं, गूगल वगैरह भी हो सकती हैं, या फिर कोई बैंक हो सकता है, या कोई रिटेलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये जितनी भी कंपनीज है ना इनको बैकएंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक हूं, तो वो बैंक को ना अपनी एप्लीकेशन बनवानी है, तो वो बोलेगा ठीक है आप ना इन्फोसिस के थ्रू हम बनवा देते हैं एप्लीकेशन. उनको हम बताएंगे हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हमें क्या क्या इंटरफेस चाहिए, हमें कैसा क्या चाहिए. तो बेसिकली उस ऐप को बनाने के लिए यू हैव टू कोड, तो आपको कोडिंग करवानी पड़ेगी, आपको उसकी मेंटेनेंस करानी पड़ेगी, उसके अंदर कोई एरर्स आ रहे हैं वो सब देखना पड़ेगा, हो सकता है कोई टेक्निकल सपोर्ट की आपको जरूरत पड़ जाए. तो वो जो सारे बैकएंड के जो काम थे ना, वो सारे के सारे कौन करता था? ये सारी की सारी इंडियन आईटी कंपनीज. और अगर मैं बात करूं ग्लोबल आईटी कंपनीज हैं जो मतलब स्पेसिफिकली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करती हैं, चाहे गूगल हो गया, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, चाहे मेटा हो गया, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, इनका जो मेजर वर्कफोर्स है ना वो सारा रिसर्च पे काम करता है. और जो उनके पीछे की जो बैकएंड सर्विसेज है कि ठीक है यार हमारा ये वाला काम ऐसा है कि ये आप करके दे दो और बाकी हम लोग वहां पर अपना वो वाला काम कर लेंगे जो ज्यादा वैल्यूएबल वर्क है. वाई? इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में देयर वाज अ बिग कॉस्ट आर्बिट्राज. कॉस्ट आर्बिट्राज समझते हो? लेबर आर्बिट्राज भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वहां के इंजीनियर्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, यहाँ इंजीनियर्स वर रिलेटिवली मच चीपर. तो वो क्या कहते हैं, ठीक है अगर मुझे एक ऐसे काम के लिए जो एक बेसिक काम है, अगर मुझे वो वाला काम करवाना है तो उसके लिए फिर मैं एक काम करता हूँ, इन्फोसिस जो है ना उसको काम दे देता हूँ ये. राइट. अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स सपोज कि एक काम के लिए ना मुझे 200 एम्प्लॉइज चाहिए या 200 इंजीनियर्स चाहिए. तो होता क्या था, ये जितनी भी ग्लोबल जाइंट्स थे ये क्या करते थे, इन्फोसिस से बात करते थे कि आप एक काम करो, हमें 200 इंजीनियर्स प्रोवाइड करो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, जितने घंटे वो काम करेंगे उसके हिसाब से हम आपको पेमेंट कर देंगे. लेकिन अब हुआ क्या है, जैसे ही एंथ्रोपिक ने जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, अब उसकी तरफ से क्या होगा कि धीरे धीरे ना एआई डिजिटल वर्कर्स आने लग गए हैं उनके पास. कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि रातों रात इंडियन आईटी कंपनी का काम खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर मान लो मुझे 100 या 200 एम्प्लॉइज चाहिए थे पहले, तो होगा क्या, अब अगर थोड़ा काम अगर एआई बॉट कर देगा तो होगा क्या कि मुझे अब सिर्फ मुझे 150 लोग ही चाहिए, मुझे 140 लोग ही चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग द नंबर, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, इन सब की ग्रोथ कैसे आएगी, वो तब आएगी ना जितने ज्यादा नंबर ऑफ हायर करके वो लोग आगे काम करेंगे, उसके हिसाब से तो इनकी आगे रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगा, बिकॉज देयर रेवेन्यू ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल दैट आर वर्किंग फॉर देम, क्योंकि उतने ही लोगों को वो आगे काम देंगे. तो हो क्या रहा है ना, इसकी वजह से एकदम से एक प्रेशर सा आ रहा है कि आने वाले टाइम पे इनके जो रेवेन्यूज हैं वो उतने ज्यादा फास्ट इंक्रीज नहीं कर पाएंगे. एक बात ये है, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ, लेकिन अब एक बात समझो, ये बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि यार जैसे मान लो एक आईटी कंपनी है, मान लो एक ग्लोबल आईटी कंपनी है, अब उसको अपना एक टास्क करवाना है. अब वो टास्क के लिए वो एआई डिजिटल वर्कर को लेकर आ रहे हैं. यार एक बात बताओ, एआई डिजिटल वर्कर को क्या पहले इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पहले उसको पूरा प्रोसेस नहीं समझाना पड़ेगा? आपने एक कंपनी के लिए मान लो चलो बना भी दिया, बट एक बात सोचो ना, क्या हर कंपनी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट नहीं होगी, और उसको कितना पहले ट्रेन करना पड़ेगा? पहली बात तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर थिंग्स टू हैपन, दैट इज वन. बट हाँ, श्योरली थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन एंड दैट इज व्हाई देयर विल बी सम प्रेशर ऑन देयर मार्जिन्स एंड सम प्रेशर ऑन देयर रेवेन्यू ग्रोथ इनटू द फ्यूचर. एक रीजन तो ये हो गया. दूसरा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या जिसको जीसीसीज बोलते हैं। अब ये जीसीसीज क्या है? जैसे मान लो गूगल है। अब गूगल जो है ना, उसको पता है इंडिया मेरे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। अभी तक क्या हो रहा था, सारा का सारा काम जो भी उनको करवाना होता था ना, वो इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब के थ्रू करवा रहे थे। लेकिन अब वो बोल रहे हैं यार एक काम मैं क्यों करूं, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द वर्क, मैं खुद ही आके इंडिया में ही ऑफिस खोल लेता हूं अपना। मैं इंडिया के अंदर एक नया ऑफिस खोल लेता हूं, एक कैप्टिव यूनिट खोल लेता हूं जिसको हम बोलेंगे जीसीसी। अब वहां पर मैं खुद ही जाके हायर कर लेता हूं इतने लोग, तो मैं खुद ही काम कर सकता हूं। खुद ही काम कर लूंगा तो अल्टीमेटली इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स कम जाएंगे। डोंट यू थिंक दिस विल आल्सो पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दीज कंपनीज, रेवेन्यू ऑफ दीज कंपनीज। आज की डेट में इंडिया के अंदर 17,000 जीसीसीज हैं, ठीक है, जो 19 लाख लोगों को ऑलरेडी इंप्लॉय कर रही हैं, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ये नंबर अराउंड 32 लाख तक चले जाने वाला है। मतलब इतने लोगों को ये कंपनीज डायरेक्ट ही हायर करने वाली हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारा जो बल्क, जो अच्छा वाला काम है, बेसिकली क्या होगा ना, जो उनको ऐसा लगता है कि ये लो मार्जिन या एक लो लेवल का काम है, लो स्किल वाला काम है, वो हम इनको ही देते रहेंगे काम। और जो अच्छा काम अगर आ रहा है हमारे पास, वो सारा हम अपने खुद के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के अंदर ही काम करवाएंगे, एंड अल्टीमेटली वी विल टेक द प्रॉफिट्स आउट ऑफ दोज कंपनीज। तो इसकी वजह से भी ना, ये 2 मेजर रीजंस हो गए जिसकी वजह से ना एवरीबडी इज प्रिडिक्टिंग डूम्सडे फॉर द इंडियन आईटी सेक्टर। सबको ऐसा लग रहा है कि यार अब यहां से इंडियन आईटी सेक्टर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, सबसे बड़ी बात ये है, हमारी प्रॉब्लम एक रही है, वी नेवर हैव इन्वेस्टेड एनी मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप लास्ट 20 ईयर्स की भी बात कर लो ना, इंडियन आईटी कंपनीज हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, right? Thousands and thousands of crores of money, free cash flows they have generated over the years. लेकिन उसके बाद हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो हमारे पैसे जो खर्च कर रहे हैं हम, वो 0.5 से 1% के बीच में भी नहीं है। मतलब आउट ऑफ द टोटल मनी दैट वी आर अर्निंग, 1% भी आप अपनी रिसर्च में नहीं लगा रहे हो। तो इसका मतलब आपने कभी फ्यूचर के ऊपर तो फोकस किया ही नहीं। आपने जब हमेशा यही सोचा कि हम कुछ भी करके बस इन कंपनीज को हम सर्व करते रहेंगे एंड अल्टीमेटली आवर बिजनेस विल स्टे इंटैक्ट। देयर वाज नो फोकस ऑन बिल्डिंग समथिंग ऑन आवर ओन, और उसी की प्रॉब्लम आज इंडियन आईटी कंपनीज को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रही है। लेकिन अब एक बात समझो, इसका मतलब क्या ये हो गया कि इंडियन आईटी कंपनीज अब यहां से फेल हो जाएंगी? उसको समझने के लिए ना एक बार आप ये समझो कि यार आज की डेट में ना, मान लो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर AI इज गोइंग टू कम अप। देखो आज सिंपल सी बात समझो, जितनी भी कंपनीज हैं, मैं मान लो इन्फोसिस हूं या TCS हूं, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे साथ हैं, इंडिया के बहुत सारे बैंक्स होंगे, बहुत सारी कंपनीज होंगी, क्योंकि यार देखो हर कंपनी को अपनी ऐप चाहिए, हर कंपनी को अपनी वेबसाइट चाहिए, हर कंपनी को अपना टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, हर कंपनी को अपने ऑपरेशंस के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, और सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स है। क्या इसका मतलब ये है कि आप सारे मेरे क्लाइंट्स आने वाले टाइम पे रहोगे ही नहीं? आप लोगों को भी तो AI के अंदर शिफ्ट करवाना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं, मुझे अपनी कॉस्ट सेव करनी है बिकॉज आई डोंट वांट टू हायर मोर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय हायर करने से बेटर यही है कि मैं AI के सपोर्ट सिस्टम को मेंटेन कर लूं। अगर मैं सपोर्ट सिस्टम को मेंटेन कर लूंगा, उस सिस्टम को अगर मैं अपने अंदर इंटीग्रेट कर दूंगा AI को, तो अ लॉट ऑफ कॉस्ट आई कैन कीप सेविंग। अब वो सारी की सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके पास है? जो ग्लोबल IT जाइंट्स हैं उनके पास है। बट क्या वो सारा का सारा काम खुद कर सकते हैं? क्या वो हर क्लाइंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं? वो तो इंडियन आईटी ही समझता है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस बात की है? कि बिजनेस मॉडल कहां जा रहा है, क्योंकि ना बहुत ही ट्रांजिशन वाला फेज है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जहां ना अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। बातें बहुत हो रही हैं कि यार एक तरफ AI आ जाएगा यार, लेकिन AI तो हम 5 साल से ही सुन रहे हैं। अब जैसे बीच में आपने डीप सीक का भी सुना होगा कि डीप सीक आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम पे होंगी, बट आज हम पैनिक आज कर रहे हैं। लेकिन वो बात सही है कि वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि आने वाले टाइम पर देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स व्हिच विल इंपैक्ट द ओवरऑल रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द आईटी कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड। अब आईटी कंपनीज क्या कर सकती हैं? दे कैन कोलैबोरेट विद द ग्लोबल जाइंट्स, लाइक चाहे गूगल हो गया, चाहे AWS हो गया या मेटा हो गया। इन सबके साथ मिलके वो कहेंगे ठीक है, आपके पास IT सॉफ्टवेयर है, मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं लास्ट 20, 25, 30 ईयर से काम कर रहा हूं, मुझे उन सबकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पता है। मैं क्या करता हूं, आपके साथ मिलके, और इनके जितने भी सिस्टम है वो बहुत ही ओल्ड आउटडेटेड सिस्टम पे काम हो रखा है, तो क्या इनके सिस्टम्स को चेंज करके, कन्वर्ट करके AI में नहीं लाना पड़ेगा? तो आपकी सर्विसेज को यूज करके और मैं अपनी एक्सपर्टीज, क्लाइंट एक्सपर्टीज को मिलाकर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। और वो करने के बाद मैं एक एक कस्टमर के लिए, एक एक क्लाइंट के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकता हूं। तो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जो आ सकती है ना, वो इस पर्टिकुलर फील्ड में आ सकती है। बट मीनवाइल टिल द टाइम वी आर इन ट्रांजिशन, एवरीवन इज गोइंग टू पैनिक। एक चीज समझो, जब भी ट्रांजिशन होता है दैट मींस द ओवरऑल एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। तो होगा क्या ना, कुछ लोग उस नए एनवायरनमेंट के अंदर दे विल डू बेटर, सम पीपल विल नॉट।
मतलब कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एआई को अडॉप्ट करने में या फिर ग्लोबल जाइंट के साथ कोलैबोरेट करने के अंदर बहुत फास्ट होंगी और वो क्लाइंट्स को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगी एंड अल्टीमेटली उनके सारे सिस्टम्स को कन्वर्ट करवाने में, एआई के अंदर कन्वर्ट करवाने में हेल्प करेंगी। वो वाली कंपनीज जो है ना, दे विल टेक अवे द मार्केट शेयर क्विकली। और कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो कि उस एनवायरनमेंट में नहीं कर पाएंगी मैनेज एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे जो उनके ऑलरेडी क्लाइंट्स थे वो भी दूसरे के पास मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पॉइंट पता है क्या होता है, कभी भी एक नई कोई चीज़ आती है तो ऐसा नहीं होता कि सबके सब फेल हो जाते हैं। हमेशा ये होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, राइट। कोई कंपनी अच्छा करेगी, कोई कंपनी नहीं करेगी। और अगर आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रैक करना आता है कि विच कंपनी इज एक्चुअली डूइंग वेल और विच कंपनी कैन टेक अवे द मार्केट शेयर, वो कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो भी करेगी। लेकिन इसकी फ्लिप साइड समझो, देखो देयर आर टू थिंग्स यू हैव टू एनालाइज। जब मैं ये सब बातें बोल रहा हूं ना, आई एम थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ एज एन इन्वेस्टर इन अ बिजनेस। यार ये बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा। यार सिंपल सी बात सोचो, एआई की बातें चल रही हैं, ये जो कंपनीज जो है ना अपने सिस्टम्स को भी काफी ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांजिशन के अंदर है। इसका मतलब आने वाले टाइम पर ये कंपनीज जो है लेसर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को ही हायर करेंगी। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, 2 years बैक आपने सुना होगा एलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया था फॉर $44 billion. Later he named it as X. The moment he acquired Twitter, उसने पता है क्या किया, 75 to 80% लोगों को रिमूव कर दिया। लॉजिकली सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, 75 to 80% वो 10,000 लोग से ऊपर काम करते थे, 7-8 हजार लोगों को एक साथ निकाल दिया उसने। क्यों? अनस्किल्ड है। लेकिन क्या ट्विटर की सर्विसेज में कोई इंपैक्ट आया? क्या आपको कोई पोस्ट करना हो तो क्या आप नहीं कर पा रहे थे? क्या आपको कुछ भी सर्विसेज उसके अंदर चाहिए हो, क्या कहीं पे आपकी सर्विसेज इंपैक्ट हुई? तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 8,000 80% वर्कफोर्स हटाने के बाद भी वो कंपनी पूरी वैसी की वैसी ही काम कर रही है। ऑल्दो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे थिंग्स आर गोइंग टू इंप्रूव फ्रॉम हियर ऑन, ट्रांजिशन फेज उसका भी आया। बट कहने का मतलब क्या कि 8,000 लोगों को निकाल दिया और कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग गाइस। ये आईटी कंपनी का एग्जांपल है जो आपको समझना है। देखो सिंपल सी बात समझो, कंपनी के लिए इट्स अ गुड थिंग। सोचो, और अक्रॉस द बोर्ड देखो मेरे क्लाइंट कौन है, बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी और कंपनीज जो जिनका मैं सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहा हूं, जिनका मैं एप्स बना के दे रहा हूं, वो लोग बोल रहे हैं मुझे एआई चाहिए जिससे कि मैं कॉस्ट कटिंग कर पाऊं। सारे के सारे यही चाहते हैं कि मैं कॉस्ट कटिंग कर पाऊं। फॉर अ कंपनी स्टैंड पॉइंट इट इज अ पॉजिटिव इवेंट। वाई? क्योंकि कॉस्ट कम होगी, इंप्लॉय कॉस्ट कम होगी तो मेरे मार्जिन बढ़ेंगे, मेरे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे और मेरी ग्रोथ भी आएगी। क्यों? क्योंकि आई विल बी एबल टू केटर टू मोर नंबर ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ दिस न्यू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो एज अ कंपनी आई विल डू बेटर बट नॉट द जॉब सीकर। व्हाई? बिकॉज एवरी कंपनी वांट्स टू रिड्यूस देयर वर्क फोर्स फ्रॉम हियर ऑन। तो द थिंग इज, एक तरफ ये कंपनी स्पेसिफिक एज एन इन्वेस्टर इट्स अ वेरी पॉजिटिव इवेंट विच इज हैपनिंग। बल्कि पता है अगर ऐसा कोई टर्मोइल आए जो कि ना पूरी इंडस्ट्री को शेक ऑन कर दे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं। क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन में ही वो बोलते हैं ना, मोस्ट ऑफ द बिलियनियर्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनियर्स बिकम आफ्टर अ सर्टेन क्राइसिस। क्राइसिस की सिचुएशन आने वाली है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि एक तरफ से इंडियन आईटी का जो बना बनाया बिजनेस था ना, वो इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नया लेग ऑफ ग्रोथ नहीं आएगा, वो भी आ रहा है एंड दे आर पॉइज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। इट माइट टेक 1 more year 2 more year फ्रॉम हियर ऑन फॉर देम टू फिगर आउट हाउ टू डू थिंग्स, लेकिन उसके बाद दे विल बी रेडी। तो द थिंग इज, द पीपल हु कैन ट्रैक द कंपनी प्रॉपरली, दे कैन फाइंड द नेक्स्ट मल्टीबैगर। तो ना ये बोलना इज क्वाइट प्री मैच्योर। ये वही वाली बात हो गई कि यार कुछ आइडिया है नहीं और आप बस जस्ट बिकॉज के यू जस्ट वांट टू सेंसेशनलाइज थिंग्स, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बोलते थे यार आईटी तो गई, आईटी कंपनी तो क्रैश, collapse, सेक्टर खत्म। लेट्स सपोज एन आईटी कंपनी वाज ग्रोइंग एट 25% अर्लियर, लेकिन अब हुआ क्या, बिकॉज ऑफ दिस जीसीसीज व्हिच हैव कम अप, या फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्लोबल जाइंट्स जो है उनकी डिपेंडेंस ज्यादा एआई के ऊपर आने लग गई है रादर देन बैक एंड कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक इंडिया। इन इंडिया होगा क्या, इसकी वजह से जितना इंडियन आईटी कंपनीज है ना, उनके रेवेन्यू ग्रोथ थोड़े कम हो जाएंगे। ये नहीं होता कि खत्म हो जाएंगे। पहले 25% पे ग्रो कर रहे थे, अब 15% पे कर रहे हैं। अब अगर 15% पे ग्रो करने लग गए तो यार जो भी इन्वेस्टर्स ने 25% के टाइम पे, जब when the company was growing at 25%, उस टाइम पे पैसा लगाया था, तो they paid for a 25% growth engine. Think about it. One fine day the company says no, because of some competitive pressures, now we can only grow at 15%. So what will happen to the stock price? It will crash. That is the reason why the stock price is crashing. लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी तो 15% के हिसाब से आ गया, लेकिन अब यहां से क्या ये 10 हो जाएगा या ये वापस 20 पे जाएगा, या फिर इसको कितना टाइम लगेगा ट्रांजिशन होने में, दैट नोबडी नोस।
काम कोई खत्म नहीं होता यार, यहाँ से देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस एंड थिंग्स कैन गो really well from here on, provided they are able to figure out a certain strategy.